Hi everyone, I hope you're doing great. So if you're watching my videos first time, make sure to hit subscribe button and like this video. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम DSA विद जावा सीरीज का एरेज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आज कवर करने वाले हैं कि एरे क्या होता है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरेज. तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती ही हैं, हर चीज़ के होते हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, एरेज के भी होने चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एरेज देखेंगे जिसपे हम एरे को डिक्लेयर करना सीखेंगे, एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं सीखेंगे, कैसे एरे को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एरे की लेंथ फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर देखेंगे. फिर एरे में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, इंसर्शन, ट्रैवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके हम विद कोड सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं. और वन बाय वन हम चीज़ों को सीखेंगे भी कि एक्चुअली काम कैसे कर रही हैं चीज़ें. ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एरे का, एडवांटेज क्या है एरे को यूज़ करने के लिए, डिसएडवांटेज क्या है एरे को यूज़ करने के लिए, रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है, रियल वर्ल्ड में हम एरे हमारे किस तरीके से काम आता है, और फाइनली हम कंक्लूजन देखेंगे कि एक्चुअली हम एरे को अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है, हर चीज़ को समराइज़ कर लेंगे. ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है. आप अगर फर्स्ट टाइम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम को सीखना चाहते हो तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जिसपे मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजी टू एक्सप्लेन करने वाला हूँ. और साथ में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे कोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे. तो ओवरऑल आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सब कुछ हम यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर कवर करने वाले हैं. तो वीडियो को अच्छे से देखना, थोड़ा सा भी स्किप करोगे कि चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे. ठीक है, तो प्रॉपर देखो. अगर आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स प्रिपेयर करते जाना. बाकी आप जैसे इसको अगर आप अच्छे से करोगे ना, पढ़ लोगे ना, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. बाकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट. ठीक है, सो हर कोई जो प्रैक्टिस करता है वो उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो खैर, इन सारी चीज़ों को अब एक साइड पे रखते हुए, मतलब ज्ञान को एक साइड पे रखते हुए, ज्ञान को एक साइड पे नहीं रख सकते, पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हाई करते हुए हम क्या करें, इस टॉपिक पर जंप करते हैं, इस वीडियो पे जंप करते हैं और चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं और हाँ, समझते हैं. ठीक है, बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो जाते हैं, कोई भी डाउट रहते हैं वीडियो को देखने के बाद, अगर कोई भी दिमाग में डाउट है, कुछ भी अगर पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. बाकी चैनल में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, तुम्हारे काम की कोई है तो आप उसको देखो. और आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, लाइक आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, डिस्कॉर्ड चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम है और काफ़ी चीज़ें हैं. ठीक है, तो एक बार प्रोफाइल चेक कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को एक साइड पे रखते हैं. अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस टॉपिक पे कि भाई एरे है क्या. एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर स्टोर्ड इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन. ओके, तो काफ़ी बड़ी चीज़ हमने बात कर ली कि भाई एरे क्या होता है. हमें समझ में आया कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो कि कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है. अब कंटिगुअस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, सारी चीज़ें कवर करते हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आप ऐसा मानो कि लेट्स सपोज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ और एरे की बात करता हूँ, तो वहाँ पे एरे में जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, उनका डेटा टाइप सेम होगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एरे के अंदर आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर रहे हो, उसके अंदर कैरेक्टर भी स्टोर कर रहे हो, उसके अंदर आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर रहे हो, बूलियन भी स्टोर कर रहे हो, डबल भी स्टोर कर रहे हो. तो ये चीज़ें एरे के अंदर पॉसिबल नहीं है. ये चीज़ अगर आप पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन के अंदर लिस्ट होता है, लिस्ट पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल है. बट एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. मेमोरी लोकेशन कंटिगुअस होगा है. कंटिगुअस मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस पे आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है. मतलब आप बोल सकते हो कि लेफ्ट टू राइट बोल सकते हो. ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही बोल सकते हो, ऐसा ही बोलो, क्योंकि कंटिगुअस मतलब क्या होता है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा मान सकते हो. ठीक है, प्लस हमें यहाँ पे क्या पता है कि जो एरे हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है. ओके, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है हमारा एरे. अब एरे मैंने क्या बोला कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ, लेट्स सपोज आप नंबर्स ले रहे हो. अगर नंबर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी एलिमेंट्स हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स का एक कलेक्शन ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं, जिसपे हम क्या कह रहे हैं कि एरे जो है हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है विच इज स्टोरिंग इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन. कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या हुआ, देखो जब ये एरे के एलिमेंट्स आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे तो उनका क्या होगा, एक तो हमारा उन एरे के एलिमेंट्स का कोई ना कोई इंडेक्स वैल्यू होगी और उस एरे का डेटा होगा, यानी मैं बोलूँ उसकी वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, तो जैसे आपके पास एरे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5.
तो जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है, कंटिग्यूअस का मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, वो हमारा ऑलवेज एरे में जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 0 से। तो जो हमारी वैल्यू 1 है, एरे की जो वैल्यू 1 है, उसका जो मेमोरी में लोकेशन है वो इंडेक्स 0 पे है। जो सेकेंड वैल्यू है उसका 1 पे, वैसे ही 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो जो सीक्वेंस मतलब कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में कंटिग्यूअसली हमारे जो एरे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, मेमोरी पे स्टोर हो रहे हैं। और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और इनका जो डेटा टाइप है वो सेम है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। देखो, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास, मैं कह दूं कि भाई मेरा एक एरे है जिसके अंदर मेरे इस टाइप के एलिमेंट्स हैं कि 1, मैं बोल दूं 1.5, 2, 3, फिर मैं बोल दूं 5, 6, या मैं बोल दूं H, समथिंग लाइक दैट कैरेक्टर। तो आप अगर बोलो कि क्या ये एरे है, नहीं, ये बिल्कुल एरे नहीं है। क्यों नहीं है एरे? क्योंकि एरे आपको दिख सकता है कि भाई इसमें डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कंटिग्यूअस है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है, पर जो इनका डेटा टाइप है वो सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम नहीं है। आप यहाँ पे इंटीजर भी ले रहे हो, आप यहाँ पे फ्लॉट या डबल भी ले रहे हो, आप यहाँ पे कैरेक्टर भी ले रहे हो। तो जब अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो उसको एरे नहीं बोलते हैं। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एरे एक्चुअली में होता क्या है। तो एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स विच आर स्टोरिंग इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। समझ में आया? हमेशा के लिए क्लियर हो चुकी है कि भाई एरे होता क्या है। कि मतलब हमें पता चल गया कि जो एरे होगा मेमोरी में 1 बाय 1 एक रो में सारे एलिमेंट्स स्टोर होंगे। उनका जो मेमोरी में जो जिस तरह से स्टोर हो रहा है तो उनको इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, मतलब सारे वैल्यू क्या इंडेक्स वाइज स्टोर हो रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो मेमोरी में जिस तरीके से हमारे एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं वो एक कंटिग्यूअस फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे। हमने ये क्लियर कर ली व्हाट इज एन एरे। 1 बाय 1 हम चीज़ें चलते हैं। अब हम आते हैं क्या, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरे। अब हम देख लेते हैं भाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एरे के। ओके, यहाँ पे एरे देख लिया। तो आपने एरे को देखा, आपको समझ में आया कि एरे एक्चुअली में कुछ नहीं है कि एक रो में पर्टिकुलरली एलिमेंट्स स्टोर हो रहे हैं जो कि एक कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन को कंटिग्यूअसली एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है। सपोज जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, मतलब कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। और इनका क्या है, एक इंडेक्स दिया हुआ है। तो जैसे इसका 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये इंडेक्स वैल्यू दी है, ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब अब आप एरे को देख रहे हो, अब इसको आप एरे को देख के आप इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आ रहा है कि एरे में इंडेक्स वाइज एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, एक कंटिग्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या इनका जो डेटा टाइप है सबका सेम है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज फाइंड कर सकते हैं। समझ में, यही चीज़ें तो एक्चुअली क्लियर हो रही हैं। तो ये चीज़ें क्लियर कैसे हो रही हैं, सबसे पहले हमें क्या क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जितने भी एरे में एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडेक्स में इंडेक्स वाइज एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। दूसरा क्या, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि थोड़ा सा पेन सही तरीके से मेरा यहाँ पे हाथ चलता नहीं है, पर कोशिश है कि काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले इंडेक्स वाइज एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं सपोज इस एरे का जो नाम है, बोल देते हैं कि मान लो कि ये एरे का जो नाम है, मैं बोल देता हूँ ए नाम का एक एरे है। ठीक है, अभी इस ब्रैकेट पे ध्यान मत दो, इसको अब ऐसा मान लो कि ये एरे को डिनोट करता है। आगे हम इसके बारे में भी देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एरे है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा इस एरे के अंदर जो इंडेक्स वैल्यू है, जैसे इंडेक्स वैल्यू क्या है 3 पर क्या एलिमेंट है 4। तो अगर मैं बोलूँ कि ए ऑफ 3, तो ए ऑफ 3 का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जब ए ऑफ 3 को आप कॉल करोगे, प्रिंट करोगे, तो वो प्रिंट क्या करेगा, वो 4 प्रिंट करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मेरी जो वैल्यू है वो है 4। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि अगर हम एरे के एलिमेंट्स को अगर हम एक्सेस तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि अगर आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसको कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हो। कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, एक कोई वैल्यू आपने जैसे 1 बोल दिया, 1 एक कांस्टेंट, 2, 3, 4 जो भी एक
रियल नंबर है, जो भी एक नंबर पर्टिकुलरली आप पॉइंट कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे मैं बोल दूं कि a ऑफ 5, तो a ऑफ 5 मतलब मुझे डायरेक्टली सिर्फ एक बार में ही सीधा मुझे वो वैल्यू मिल गई, मुझे बाकी सारी चीज़ों में उलझना नहीं पड़ रहा है, मैं डायरेक्टली उस वैल्यू पे जा रहा हूँ और उसको रिट्राइव कर रहा हूँ। समझ में आया? तो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया एरे के, कि एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज हम स्टोर करते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है, और इस पे इंसर्शन करो या डिलीशन करो या सारी चीज़ें करो तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें आप इंडेक्स वाइज, क्योंकि हम पर्टिकुलरली एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज ही स्टोर कर रहे हैं तो इंडेक्स वाइज चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पे हम कांस्टेंट टाइम पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एरे के। ओके, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम क्या बात करेंगे, हमने इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कवर कर लिया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एरे, जिसपे हम डिक्लेरेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, इनिशियलाइजेशन, एरे लेंथ, ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। कैसे करेंगे सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, नो वरीज। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आगे हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, आते हैं अपने ओके, सो हम पर्टिकुलरली इन चीज़ों को दिखने वाला है, राइट। पेन ले लेते हैं अपना, लेट्स सपोज दिस एग्जाम्पल ऑफ एरे। हम देखेंगे डिक्लेरेशन, एक्सेसिंग एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे एरे की लेंथ वगैरह फाइंड करता है। तो डिक्लेरेशन कैसे होता है एरे का, देखो। तो अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करें, लेट्स सपोज हम, क्योंकि ये कोर्स जावा में ही कर रहे हैं, हम जावा में ही सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं जावा की बात करूं तो एरे का जो डिक्लेरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप इस एरे का डेटा टाइप रखते हो सबसे पहले, लेट्स सपोज आपने इंटीजर नाम का एक एरे बना रहे हो। ठीक है, अब एरे बताना है कि वो एरे है तो उसके लिए आपको ये ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, एरे का नाम यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं ए नाम का एक एरे बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन। तो ये जो एक्चुअली में होता है इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया जिस एरे का नाम क्या है, ए। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्लियर हो गया। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब एरे के अंदर कोई एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दो या एरे के पूरा आपने एरे को ही डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने ए नाम का एक एरे बना लिया, पर अब मुझे इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। कैसे करते हैं? तो इनिशियलाइजेशन जो हमारा होता है, इनिशियलाइजेशन मतलब एक्चुअली में मुझे एरे का साइज भी बताना है, क्योंकि एक चीज़ हाँ और क्लियर करता हूँ, एरे जो हमारा होता है वो फिक्स्ड साइज का होता है। मतलब अगर आपने एक बार एरे को डिफाइन कर दिया कि इसका साइज 5 है, 10 है, 100 है, 200, 1000, जो भी आपने अपने हिसाब से जो भी डिफाइन कर दिया, तो एक बार डिफाइन करने के बाद आप उसके एरे के साइज को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। आपको दोबारा अगर चेंज करना है तो चेंज नहीं कर सकते, आप उसके लिए एक आपको दूसरा एरे बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एरे होता है वो फिक्स्ड साइज का होता है। एरे का साइज क्या होता है? फिक्स्ड होता है। कैसे फिक्स्ड होता है कि जब हम एरे, अब जैसे हमने डिक्लेरेशन देख लिया, अब हम इनिशियलाइज जब एरे को करेंगे तो अब हम क्या करें, अब हम देख लेते हैं कि एरे को एक्चुअली इनिशियलाइज कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन देख लिया, इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन भी काफ़ी सिंपल होता है। जैसे डिक्लेरेशन करते हैं ना, उस पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कैसे? पेन ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या लिखा, इंट आपका डेटा टाइप हो गया एरे का। ये जो ब्रैकेट है ना, ये एक्चुअली डिफाइन करता है कि आप एरे बना रहे हो। इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड क्या होता है, अभी हम इसको और डिफाइन करने वाले हैं। इस न्यू कीवर्ड को अभी हम देखने वाले हैं। न्यू, फिर इंट, और यही स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर आपने एरे के साइज को डिफाइन कर लिया। सपोज अभी आप एरे लेते हो जिसका साइज क्या है, 5। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया। आपने क्या कर दिया, एरे को डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा मेमोरी है वहां पे एरे एक 5 साइज का एरे बन जाएगा। 5 साइज का एरे बन जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, जिसका ये इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 4। अब जब एरे बनेगा ना, तो इनिशियली उसके अंदर क्या वैल्यूज होंगी, उसके इनिशियली वैल्यू होंगी 0, मतलब कोई एलिमेंट्स अभी उसके अंदर नहीं है। तो अब जब
इनिशियलाइज करने का एक ये तरीका होता है जिसपे आपने एक नल एरे इनिशियलाइज कर दिया, जिसके अंदर आपने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की, उसका साइज डिफाइन कर दिया कि वो एरे इंटीजर टाइप का है। न्यू कीवर्ड का मतलब होता है कि क्योंकि जो एरे होता है ना, उसका जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया जाता है वो न्यू कीवर्ड का यूज करके किया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो डायनामिकली क्रिएट होता है। डायनामिकली इन द सेंस जब आप प्रोग्राम को रन कर देते हो ना, तो उस टाइम पे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है डायनामिकली, और आपका एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वहां पे एक हीप मेमोरी एलोकेट होती है। हीप मेमोरी में उसका पूरा एरे क्रिएट किया जाता है और सारे एरे के एलिमेंट्स को वहां पे स्टोर किया जाता है। आगे हम और चीज़ें देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी क्या होती है, स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, हीप मेमोरी और ये सारा मतलब स्टैक मेमोरी, सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे। बट अभी आप ये मानो कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एरे एक्चुअली ऑब्जेक्ट, एरे का जो टाइप होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट टाइप होता है, ठीक है। तो जब आप ये कर दोगे ना, इंट दिस ब्रैकेट ए इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ 5, इसका मतलब 5 साइज का आपका एरे क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर वैल्यूज इनिशियली कुछ नहीं होंगी, सिर्फ नल होंगी, सारी की वैल्यू 0 होंगी। पर इसको हम आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। एरे को इनिशियलाइज करने का एक और तरीका होता है, आपने डायरेक्टली एरे के अंदर एलिमेंट्स ही इंसर्ट कर दिए। कैसे कर देते हैं, आप बोल सकते हो कि इंट दिस ए इक्वल्स टू, एरे के एलिमेंट डाल दो 1 2 3 4 5 या जो जो रखना चाहते हो आप। ऐसे करके आप क्या कर दोगे, आपने सीधा एरे को डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, सब कुछ आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको रखना है एक बार आप क्रिएट करके रख सकते हो। लेट्स सपोज आपको एक एरे क्रिएट करना है जिसका साइज 10 है और डायरेक्टली उस पर 10 एलिमेंट्स आपको पता है कि ये एलिमेंट्स होने वाले, आपने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल्स टू, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने सारे एलिमेंट्स को एक बार इंसर्ट कर दिया। इससे जो भी एरे का मतलब जो भी आपको एरे क्रिएट करना है आप एक बार में ही क्रिएट कर लोगे। पर लेट सपोज कि आपने क्या किया, आपने इस तरीके से आपने एरे क्रिएट किया, ये तरीका आपने एरे क्रिएट करने के लिए अपनाया। तो उस कंडीशन पे अगर आप एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा वो देखो। उस कंडीशन पे क्योंकि आपका एरे क्या है, जिसका साइज 5 है, ठीक है, एरे का साइज क्या है 5, 0 1 2 3 4, ठीक है। आप इसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करने वाले हो तो मैं बोलूँगा कि एरे ऑफ, लेट्स सपोज आप फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स मतलब क्या हुआ, ये 1th इंडेक्स मतलब इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 1, इस पे आप इंसर्ट करना चाहते हो 10। तो जैसे आपने ए ऑफ 1 मतलब ए जिसके इंडेक्स 1 पे अगर आपने 10 रख दी, इसका मतलब क्या हुआ, उसके इंडेक्स वैल्यू पे आपने वैल्यू स्टोर कर दी 10। आप अगर बोल दो ए ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि A2 सच दैट 15, सॉरी सच दैट नॉट, दिस इज 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। ऐसे करके आप सारे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो एरे के अंदर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है। अभी हम इसका कोड भी देखेंगे तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप अभी पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं वो देख लेते हैं, और एरे की लेंथ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके कोड में आते हैं, ठीक है। अब मान लो ये आपके पास एरे है, ठीक है, इसके एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करोगे, अगर मुझे ये 15 को इंसर्ट करना है तो मैं बोल दूंगा कि इसका जो इंडेक्स वैल्यू है उसको डायरेक्टली मैं प्रिंट कर दूंगा। तो ये एक्चुअली क्या प्रिंट कर देगा, उस एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो मैं बोलूँगा ए स्क्वायर ब्रैकेट 2। जैसे ही मैंने उसको प्रिंट किया तो वो क्या प्रिंट करेगा, इस एरे के अंदर जाएगा, उसके उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू इंसर्ट है, लेट्स सपोज अभी 15 इंसर्ट है, तो वो 15 को क्या कर देगा, एक्सेस करके प्रिंट कर देगा। ऐसे करके आप इंडेक्स वाइज सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं तब आप कोई लूप यूज़ कर लो। आप क्या करो, उस लूप में पर्टिकुलर फर्स्ट इंडेक्स से लेके एरे के लास्ट इंडेक्स तक आओ और हर एलिमेंट्स को प्रिंट करा दो। अगर आपको एरे की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जो एरे है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे लेंथ निकालनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, आई विल से कि इंट लेंथ इक्वल्स टू जो एरे है डॉट लेंथ नाम का फंक्शन यूज़ करूँगा और मुझे क्या करेगा, एरे की लेंथ मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस पर काम करने वाले। अब हम क्या करें, VS कोड ओपन करते हैं जिसपे हम एरे को हम प्रॉपर क्या करके ये सारा का सारा चीज़ें इंप्लीमेंट करके सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके अगले वाले टॉपिक्स पे मूव करते हैं जिसमें हम और चीज़ें इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ VS कोड पे।
ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली में एक फोल्डर बना लेते हैं पहले, जिसका नाम रख देते हैं एरे। ओके, इस एरे के अंदर हमें आज हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें बेसिक पढ़ रहे हैं एरे का, तो हम क्रिएट कर लेते हैं क्लास बेसिक्स ऑफ एरेज डॉट जावा। ओके, सो बेसिक्स ऑफ एरे हो गई हमारी। अब हम यहाँ पे पूरा एरे को इनिशियलाइज करके देखेंगे, एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करके देखेंगे, ट्रैवर्स करके देखेंगे, और जितने भी हम यहाँ पे चीज़ें आप देखने वाले हैं सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छे से देखो, समझो, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम मैं अपनी तरफ से नहीं रखूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं क्लियर करता जाऊँगा। तो पैकेज भी हम एक बार यूज़ कर लेते हैं इसका, सारे से कि पैकेज हमारा क्या है, एरे। ओके, सो पैकेज एक्चुअली क्या होता है, पैकेज एक्चुअली हमारा जो फोल्डर होता है ना, उसी को पैकेज बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स आपकी आने वाली हैं, अलग अलग टाइप की फाइल्स हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की क्लासेस हो सकती हैं, मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास हमने बना लिया। अब हमें स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना पड़ता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन होता है जो हमारा, जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो ऐसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स args। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करके देख लेते हैं, डिक्लेयर करके देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम डिक्लेयरिंग एन एरे कैसे करेंगे। सो दिस इज, लेट्स सपोज हम इंटीजर टाइप का एक एरे बनाते हैं इक्वल्स टू, हाँ इंटीजर टाइप का एक एरे बना लिए, ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन। द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल आर एरे इज़ नॉट यूज्ड इन जावा। हाँ, क्योंकि अभी हमने कुछ यूज़ किया नहीं है, इस वजह से इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। बट अगर मुझे इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना, होती है कभी कभी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक एरे बनाओ जिसका साइज़ 5 हो, तो नाम रख लेते हैं ए इक्वल्स टू न्यू इंट जिसका साइज़ क्या है 5। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एरे बनाया जिसका एरे का नाम क्या है ए, जिसपे उसका साइज़ क्या है 5। मुझे पता चल गया कि एरे का साइज़ 5 है। अगर मैं चाहूँ, अगर अब मैं क्या करूँ, आप देखना चाहते हो कि इस एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या है, अभी क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं नहीं, तो अगर आप प्रिंट करोगे इसके एरे को, अगर आप इस एरे को प्रिंट करोगे तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने सेव कर लिया। हम क्या करेंगे, हम पहले एरे वाले फोल्डर पे आएंगे, सो इसके cd एरे। ओके, आ गए एरे के अंदर। उसके बाद हम रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो जावा सी बेसिक्स ऑफ एरे, हाँ डॉट जावा, हमारी फाइल क्या हो गई, कंपाइल हो गई। कंपाइल जैसे ही होती है तो वैसे ही एक डॉट क्लास फाइल बन जाती है। डॉट क्लास फाइल क्या होती है, डॉट क्लास फाइल एक्चुअली उसका बाइट कोड होती है, आपके जो जावा फाइल है ना उसका बाइट कोड जनरेट हो जाता है डॉट क्लास फाइल में। हमारी जो जावा वर्चुअल मशीन होती है ना, JVM होती है, अब उस जो डॉट क्लास फाइल है ना उसको एक मशीन रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि वो उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और मशीन उसको पढ़ती है, और उसी फाइल को एक्चुअली हम यहाँ पे रन कर रहे होते हैं। और इस फाइल को आप कहीं पे भी शेयर करोगे, किसी भी जगह पे आप उसको रन कर सकते हो। ओके, सो जावा सी के बाद दोबारा हमें क्या लिखना पड़ता है, जावा। ओके, यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ रहा है, कुछ भी प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स दिए नहीं है, तो ये उसका एक मेमोरी एड्रेस यहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल में, ऐसा कुछ मान सकते हो, हेक्साडेसिमल में एक्चुअली प्रिंट करता है। ठीक है, पर अगर मैं कहूँ कि उसका जो इंडेक्स 0 की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, अब देख लेते हैं भाई क्या होता है, कुछ तो होगा गड़बड़। पहले जावा सी बेसिक्स, उसके बाद हम करेंगे जावा बेसिक्स ऑफ, इतना गैप क्यों रखा, बट गैप का कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो 0th पे अभी क्या आया, 0 आया, क्योंकि हमने क्या किया, एरे को इनिशियलाइज कर दिया, पर एरे के अंदर कोई एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं किया, एरे के अंदर कोई एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं किया। पर अगर मैं चाहूँ कि सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दूँ और देखना चाहता हूँ कि मैं सारे एलिमेंट्स, मान लो कि पहले वाले इंडेक्स पे 0 आ रहा है, बाकी के इंडेक्स में क्या 0 आ रहा है, वो चेक करना चाहते हो अगर, तो कैसे कर सकते हो, लूप लगा लो एरे की, जब तक जो लेंथ है तब तक। तो एरे की लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया,
कि एक लेंथ नाम का वेरिएबल, या जो अपने हिसाब से जो नाम पिंकी टिंकी जिंकी जो रखना चाहते हो वो रख लो, और जो एरे है डॉट लेंथ नाम का फंक्शन कॉल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं, इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक बार प्रिंट करा देता हूं। आपने इंसर्ट कुछ नहीं किया, पर फिर भी प्रिंट कराना चाहते हो तो एक बार करा लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इनिशियली। तो ऐसे कि इंडेक्स क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, उसकी जो लेंथ है उससे एक कम, इसलिए आई लेस देन लेंथ। आई लेस देन लेंथ का मतलब होगा कि लेंथ अगर 5 है तो आई लेस देन 5 मतलब 4 तक ही जाएगा। तो सारे के सारे एलिमेंट्स उसको उसने कवर कर लिया, सारे एलिमेंट्स वहाँ पे क्या होने वाले हैं, प्रिंट होने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, कमेंट कर देते हैं फिलहाल, सॉरी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने वाला हूँ ना, तो एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने वाला, मतलब एरे के इंडेक्स वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो ए ऑफ आई, ए मतलब एरे हो गया, और उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई ले लिया, मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। तो आई अभी इनिशियली हमारा कहाँ पे है, 0। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 अभी हमने क्या हो मिलेगा, क्योंकि हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट ही नहीं किए, तो क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, मतलब दूसरे वाले एलिमेंट पे इंडेक्स पे मूव कर जाएगा। अब आई प्लस प्लस मतलब आई पहले 0 था, अब क्या हो गया, ए आई इक्वल्स टू 1 हो गया। तो आगे अब जब प्रिंट होगा तो क्या होगा, ए ऑफ 1 मतलब ए इंडेक्स 1। ए इंडेक्स 1 भी क्या होगा, इनिशियली 0 होगा क्योंकि हमने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की। ऐसे करते करते हमारी जो एरे की लेंथ है वहाँ तक हम जाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। तो आप एक बार हम क्या करें, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो किया है वो सही किया है या फिर हमने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो देखो सारे के सारे क्या मिल गए, 5 0 मिल गए, मतलब क्योंकि आपने 5 साइज का एरे बनाया तो 5 टाइम्स 0 मिल गया। बट अगर मैं कहूँ कि मैं ए ऑफ 0 या फिर ए ऑफ लेट्स सपोज 1 मान लेते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ कोई वैल्यू 10, और उसके जो थर्ड इंडेक्स पे है वो वैल्यू वहाँ पे कर देता हूँ मैं 15 या 20, और सॉरी मिस्टेक कर देता हूँ यार मैं, हाँ, और मैं कहूँ ए का जो फोर्थ इंडेक्स है वहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ 50। 3 इंडेक्स मतलब 5 साइज का एरे है, पर मैंने उसके 3 इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट की, तो 3 इंडेक्स पे मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल जानी चाहिए। एक बार देख लेते हैं, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। तो जो 3 इंडेक्स है वो एक्चुअली हमने यहाँ पे क्या किया, गैप नहीं दिया, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो गैप दे देते हैं एक बार। सो प्लस यहाँ पे क्या करें, कॉमन लगा देते हैं या फिर एक स्पेस जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इतना स्पेस, तो और चीज़ें आउटपुट आपको क्लियरली विजिबल होगा। ओके, देखो पहले 0 क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने क्या किया, कुछ किया ही नहीं, तो फर्स्ट इंडेक्स पे 0 आएगा। सेकंड इंडेक्स पे मैंने 10 दे दिया, थर्ड इंडेक्स पे 20 दे दिया, सॉरी हाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे दिया, सेकंड इंडेक्स पे हमने दिया ही नहीं, सेकंड इंडेक्स हमारा क्या आएगा, 0। थर्ड इंडेक्स पे हमने 20 दे दिया, 20 आ गया। फोर्थ इंडेक्स पे 50 दे दिया, 50 आ गया। पर लेट्स सपोज कि अगर मैं इसके बियॉन्ड चला जाता हूँ, मैं फिफ्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ जो मान लो 100 है, तो क्या वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है? तो आप ये देखो, आप एरे की लेंथ तक जा रहे हो, आप एरे की लेंथ तक जा रहे हो। एरे की लेंथ आपने यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर दी कि उसकी लेंथ क्या होने वाली है, 5। तो जब आप ए ऑफ ए इंडेक्स 5 की आप बात कर रहे हो, इसका मतलब आप एक अलग ही वैल्यू पे, मतलब बाउंड एरे को बाउंड करके उसको बाउंस करके बाउंड्री क्रॉस करके जा रहे हो। इसका मतलब ये चीज़ तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी एक बार हम क्या करें, इस चीज़ को हम एक बार कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं कि अभी होता क्या है आखिर। ओके, तो 1 सेकेंड, इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जावा सी, बेसिक्स ऑफ जावा एंड जावा। देख रहे हो क्या एरर आई, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5 एट एरे। तो एरे जितना आपने उसका साइज डिफाइन किया उसके बियॉन्ड अगर आप जाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को, उस कानून को, उस नियम को आप फॉलो नहीं कर रहे। आपने जो डिफाइन किया है, जो डिक्लेयर किया है, जो एरे का जो साइज आपने बताया है पहले, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से आपको ये एरर देखने को मिलती है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं और एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कैसे करते हैं।
ठीक है, अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम क्या करें, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, आगे वाली चीज़ें प्रॉपर हम सीखते हैं। ओके आगे वाले हमारे टॉपिक्स क्या हैं, तो देख लेते हैं आगे वाले टॉपिक्स क्या है हमारे। तो हमने क्या एग्जाम्पल ऑफ एरे भी देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं, एरे के ऑपरेशंस देखेंगे, जिसपे इंसर्शन, ट्रैवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो एक बार हम क्या करें, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं नीचे। ओके ये चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो एरेज ऑपरेशंस, आपके पास एरे आ गए। एरे मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स जिनका डेटा टाइप आप फिक्स्ड है, मतलब सेम डेटा टाइप का होगा और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअसली वो स्टोर हो रहा है मेमोरी पे। ठीक है, अब उन पे ऑपरेशंस आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। तो एरे के अंदर आप एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो, जैसे अभी हमने लास्ट में देखा कि एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ें हमने देख ली। एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हो, वो चीज़ भी हमने देख ली कि एरे में एलिमेंट्स को अगर हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। हाँ, अभी हमने शायद कोड नहीं किया होगा ट्रैवर्स करने वाला, वो भी हम देख लेंगे। फिर हम सर्चिंग और सॉर्टिंग, ये दोनों चीज़ें भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो देखो सर्चिंग का मतलब क्या हुआ आपके पास आपके पास एरे है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 एंड 5। आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हो। ठीक है अगर मैं बोल दूं कि जो आपको मैंने की दे दिया कि भाई मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एरे के अंदर अगर 3 जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे रिटर्न कर दो उसका इंडेक्स वैल्यू। उस केस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक की दे दी गई 3, जिसपे आपको एरे के अंदर चेक करना है कि वो 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। कैसे चेक करोगे, आप एरे के फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आओगे, मतलब यहाँ पे आओगे, इस एलिमेंट को, 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 सब सारे एलिमेंट्स पे आप जाओगे जंप करते हुए, ट्रैवर्स करते हुए और चेक करोगे, मैच करोगे क्या ये एलिमेंट इक्वल्स टू की है, क्या ये एलिमेंट्स इक्वल्स टू की है, क्या ये एलिमेंट्स इक्वल्स टू की है, क्या ये है, क्या ये है। जैसे ही आपको मिल जाती है, जैसे आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको की मिल जाएगी, अगर यहाँ पे मिल जाएगी जिस टाइम पे तो मैं उसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। सिंपल सा ये गेम करना है। तो मतलब मुझे एरे को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने का तरीका कोई भी लूप यूज़ कर लो, फॉर लूप यूज़ कर लो, वाइल यूज़ कर लो, डू वाइल यूज़ कर लो, फॉर ईच कर लो, फॉर इनहैंस्ड फॉर लूप कर लो, बहुत सारे लूप होते हैं आपके पास। ठीक है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करके इसको एलिमेंट को ट्रैवर्स करके देखेंगे। फिर हम ये यहाँ पे अभी सर्चिंग किया, सर्चिंग और ट्रैवर्सल दोनों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट को सर्च भी कर रहे हैं और 1 बाय 1 एलिमेंट्स को ट्रैवर्स भी कर रहे हैं। फिर हम सॉर्ट भी करके देखेंगे। ठीक है तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। ओके लेट्स सपोज आपने एलिमेंट्स इंसर्ट कर लिए। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, अभी जो चीज़ें मैंने की है ना, अब मैं एक नया एरे बना लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज एंड एरे, जिसके अंदर हम एरे के अंदर एलिमेंट्स को रख लेते हैं, मान लेते हैं 2 4 6 8 और 10। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। सिंपल क्या करूँगा, आई से फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कहाँ तक, एरे की लेंथ तक, एंड आई प्लस प्लस। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो एरे की लेंथ, आप पहले लेंथ निकाल लो, उसके बाद फिर उस वेरिएबल को भी यहाँ पे रख सकते हो। मुझे प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, अगर नई लाइन पे हर बार एक एलिमेंट्स को नई लाइन पे प्रिंट कराना है तो प्रिंट एलन यूज़ करो। प्रिंट क्यों यूज़ करो, क्योंकि मैं हर एलिमेंट को एक ही सिंगल लाइन पे ही प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कि एरे ऑफ आई, सारे एलिमेंट्स मुझे लेना है, प्लस एक स्पेस भी वहाँ पे दे दो। और इस तरीके से मैं क्या कर लूँगा, मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ट्रैवर्स करके प्रिंट करा लूँगा। 1 सेकेंड, हाँ इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो जावा सी बेसिक्स और जावा, हाँ तो सारे एलिमेंट्स हमारे क्या आ गए, 2 4 6 8 10। मतलब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रैवर्सल परफॉर्म किया और सारे एलिमेंट्स मुझे क्या हो गए, यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए। तो दिस इज हाउ वी ट्रैवर्स द एरे, ट्रैवर्स दी एरे। ओके, अब लेट्स सपोज आपको मैं बोलूँ कि एक की एलिमेंट है जो कि है 8। ठीक है, मुझे फाइंड करना है क्या एरे के अंदर उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, मुझे एरे के अंदर उसका इंडेक्स फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा क्या कर दूंगा,
इसको ट्रैवर्स को नीचे कर दो, आप यहाँ पे इसका कोड लिख लेते हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, उसकी इंडेक्स वैल्यू कि क्या सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कैसे करेंगे, लूप लगाएंगे फिर से वही इंट i इक्वल्स टू 0, कोई भी ले सकते हो, i j k a b c d जो भी आपका मन है वो भी वेरिएबल का नाम आप ले सकते हो। मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे की लास्ट इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। 0 से स्टार्ट किया मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया, लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे कि एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस, जिस पे आप क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि ये जो पर्टिकुलर की है वो सारे इंडेक्स में 1 बाय 1 सारे इंडेक्स पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो की फाइंड हुई या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, इफ की इक्वल इक्वल, या फिर आप ऐसा बोल दो कि एरे ऑफ पर्टिकुलर आई, अभी आई क्या है 0 है, तो मतलब इंडेक्स वैल्यू 0 पे क्या एलिमेंट है 2, क्या दिस 2 इक्वल इक्वल 8 है, इक्वल इक्वल 8 है। अगर जैसे ही मुझे एक 8 की इक्वल मिल जाती है, मतलब यहाँ पे इस इंडेक्स पे मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मुझे मिल जाएगी कि हाँ मुझे मिल गया भाई एलिमेंट, उस टाइम पे मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। क्या प्रिंट कर दूंगा कि एरे फाउंड एट दिस इंडेक्स, लेट्स सपोज एरे, या क्या देता हूँ की एलिमेंट की फाउंड एट कहाँ पे, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू मैं दे देता हूँ क्या है हमारी एरे ऑफ आई, या एरे ऑफ आई, क्या एरे ऑफ आई का मतलब पूरा एलिमेंट ही इंसर्ट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आई रखना पड़ेगा, पर प्लस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ऑपरेटर, क्योंकि मुझे वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो आई है एक्चुअली में, ठीक है ये आई, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा आउटपुट इसको बना देते हैं। मैं क्या कहूँगा कि फाउंड, की क्या है, की यहाँ पे की भी प्रिंट करा देते हैं। तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो आई से की हमारी क्या है, दिस पर्टिकुलर की, ठीक है। फाउंड, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, फाउंड एट, और उसका इंडेक्स आ जाएगा। अब इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं कि ये आउटपुट इसका एक्चुअल में आ क्या रहा है। सो कंपाइल किया रन किया, तो की 8 फाउंड एट 3, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसकी भी स्पेस दे देता हूँ तो हमारा और भी अच्छा विजिबल हो जाए आउटपुट। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, की 8 फाउंड एट 3, तो 0 1 2 3 मतलब एग्जैक्टली जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम फाइंड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर की को फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या कोई भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लो कि उसके अंदर वो एलिमेंट होता ही नहीं, अगर मान लो कि मैंने एक ऐसे एलिमेंट को फाइंड कर रहा हूँ जो कि एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लो 12 है, तो उस केस पे मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा आउटपुट दे दूंगा, मैं बोल दूंगा कि की डज नॉट फाउंड, की डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, सिंपल। रन करा के देख लें, फाइल से क्लियर जावा सी, कंपाइल करना पड़ता है हर बार, क्योंकि हर बार आप कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो ना, जो सेव करते हो तो वहाँ पे कंपाइल करना पड़ता है। तो की डज नॉट एग्जिस्ट, पर उसके बाद आपको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर बार एलिमेंट ये इतने बार क्यों आया, क्योंकि देखो जब फर्स्ट टाइम आपने चेक किया उस टाइम पे देखा कि ये क्या 12 के इक्वल है, नहीं है, तो आपने इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर 4 को चेक करो, 4 इक्वल्स टू 12 है, नहीं है, तो फिर प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। जब आपको की मिले ही ना, उस केस पे आप क्या करोगे, उस केस पे आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मान लो कि इफ़ दिस इक्वल दिस, तो दिस, हाँ, इसके अंदर आप एल्स वाले स्टेटमेंट अगर रखोगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही चेक हो रहे हैं ना, तो फाइनली कहीं ना कहीं पे उसको प्रिंट करा देगा। तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक फ्लैग यूज़ कर सकते हो। फ्लैग कैसे यूज़ कर सकते हो, आप एक बूलियन बना लो, बूलियन फ्लैग, इनिशियली इसको आप क्या कर दो, इनिशियली आप इसको फॉल्स कर दो, ठीक है। जब की मिल जाती है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है, उस कंडीशन पे ये हो जाएगी ट्रू। ट्रू क्या हो जाएगी, फ्लैग, तो फ्लैग इक्वल्स टू हो जाएगा एक्चुअली में मेरा ट्रू। या फिर आप इसको ऐसा मान लो, देखो इसको मैं, हाँ, इसको फॉल्स ही मान लेते हैं, फॉल्स है, और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। अगर अगर मैं कहूँ कि इफ़, हाँ, यहाँ पे बाहर मान लेते हैं उसको, मैं कहता हूँ कि इफ़, कैसे कि इफ़ फ्लैग, मतलब फ्लैग ट्रू हुआ ही नहीं, मतलब फ्लैग एज इट इज़ फॉल्स है, मैं कह देता हूँ अगर फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, तो उस केस पे मैं क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा कि की डज नॉट
एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और अगर एक बार मिल जाती है तो ट्रू होगा, तो ट्रू अगर होगा तो उस कंडीशन पे ये प्रिंट होगा ही नहीं, सिंपल। ठीक है, एक बार रन करा कर देख लेते हैं इसको। तो आपको क्या क्या मिल गया, की डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये जो एलिमेंट जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ पे की मैंने 8 रखी है और यहाँ पे सर्च कुछ और कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ी की है, यहाँ पे हमने 12 रखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें की बनाना पड़ेगा। सॉरी फॉर मिस्टेक्स, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पे भटक गया था, पर उस चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने की डिफाइन की, फिर आप चेक कर रहे हो कि क्या वो की के बराबर है या नहीं है। ठीक है, अब एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। सो बेसिक मिस्टेक यार सबसे होती हैं, नॉर्मल हर कोई करता है, तो ऐसा मत मानो कि हाँ अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मुझसे गलती नहीं होगी। तो की डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मान लो की एग्जिस्ट करती है और मान लो मैंने 10 दे दिया, ठीक है, अब एक बार रन करा कर देख लेंगे तो की एग्जिस्ट आ जाएगा। कंपाइल किया जावा और की 10 फाउंड एट इंडेक्स 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रैवर्सल कर सकते हो। आगे की चीज़ों को हम और भी आगे देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो हमने एरे को डिक्लेयर करना सीख लिया, इनिशियलाइज करना सीख लिया, ट्रैवर्स करना सीख लिया, सर्चिंग सीख लिए। अब हम एक और चीज़ सीख लेते हैं कि एरे के एलिमेंट को शॉर्ट कैसे करते हैं। देखो शॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, वो जब हम एल्गोरिदम्स को पढ़ रहे होंगे शॉर्टिंग वाले, जब उन टॉपिक्स पे आएंगे तब उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से देखेंगे। पर अभी हम बेसिकली यहाँ पे अगर एरे को सॉर्ट करना चाहते हैं तो एक एरेस का ही मेथड होता है, एरेस डॉट सॉर्ट। उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एरे को सॉर्ट कर सकते हो। देखना है कैसे हो रहा है एलिमेंट, सारी चीज़ें। ये आप जब एरेस डॉट सॉर्ट करोगे ना तो तुम्हारी ये क्लास इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस। ये एरेस की जो क्लास है ना, इसी में तुम्हारा ये मेथड है एरेस डॉट सॉर्ट। तो ये सॉर्ट मेथड जो है ना, वो एक्चुअली एरे के एलिमेंट को क्या करता है, सॉर्ट करता है। तो मान लो कि तुमने एरे के एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, अब उसको प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है, तो प्रिंट करा देते हैं। मैंने क्या किया, एरे डायरेक्टली देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं क्या होता है। पहले आप ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो ऐसे ही प्रिंट कराओगे ना, तो जब ऐसे प्रिंट कराओगे तो आपका आउटपुट क्या आता है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने मिस्टेक क्या किया है। ठीक है, तो हम गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए गलतियाँ करो। स्टार्टिंग में गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी होता है, पर जानबूझ के गलतियाँ नहीं करना है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाना है मुझे, ठीक है, तो उस चीज़ को आप दिमाग पे मत रखना। ओके, सो लेट्स क्लियर इट, जावा सी। ओके, यहाँ पे क्या किया, जावा। तो देखो जो मैंने गलती की थी वो ये की थी कि आपने डायरेक्टली जब एरे को सॉर्ट किया उसके बाद फिर आपने डायरेक्टली एरे को प्रिंट कराना चाहा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हेक्सा कोड आ गया, हेक्साडेसिमल या ऐसा कुछ, आई थिंक हेक्स कोड होता है ना, इसको हेक्स कोड ही बोलते हैं। थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं आगे क्लियर कर दूंगा कभी उसके बारे में देखूंगा तो, ठीक है। तो ये जब आप लिस्ट वगैरह हो, पाइथन लैंग्वेज है, वहाँ पे आप लिस्ट वगैरह प्रिंट करना चाहते हो तो डायरेक्टली प्रिंट और लिस्ट करते हैं तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं। पर यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर जब आपको एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा आपको बेसिकली लूप का यूज़ ही करना पड़ेगा, और लूप का यूज़ करके ही आप एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। तो जैसे मैंने जो एलिमेंट्स को रखे थे ना, वो ऑलरेडी क्या थे, सॉर्टेड रखे थे। तो इसको मैं थोड़ा सा जम्बल्ड कर देता हूँ, 2 के बाद 1 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 6, यहाँ पे कर देता हूँ 4, फिर यहाँ पे लेट्स सपोज 23, और हाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको 6 के बाद आप यहाँ पे रख दो, मान लो 9 कर दो, और यहाँ पे आप कर दो 12, यहाँ पे 1 9, मतलब पूरा मैंने एरे को क्या कर दिया, एकदम मिक्सअप कर दिया। सारे एलिमेंट्स अभी सॉर्टेड नहीं है, अब मुझे सॉर्ट करना है। तो जैसे ही आप ये मेथड यूज़ करोगे तो आपके एरे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। पर उसके पहले आप एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर रहे हो, तो जब यहाँ पे आप एरे के एलिमेंट्स को सारे के सारे प्रिंट अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप की देख रहे हो कि एक्चुअली में अगर है कि नहीं है, वो चीज़ आप यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले हम डायरेक्टली एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट हमने कर दिया, अब हम इसके सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, प्रिंट करा के देखेंगे। तो लूप लगाना पड़ेगा हमें। तो आई से कि i इक्वल्स टू 0, i लेस देन कहाँ तक जाना पड़ेगा, जो एरे की लेंथ है। तो एरे की लेंथ हमारी क्या है, लेंथ, एरे डॉट लेंथ निकालते हैं, एरे प्लस आई प्लस प्लस। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो यार कि इंट लेट्स सपोज एल मान लेता हूँ इस बार, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। आप इस एल को यहाँ पे यूज़ कर लो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, कैसे आप यूज़ करना चाहते हो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आप उस पर डिपेंड करती है।
हमें प्रिंट कराना है कि एरे हमारा जो है अब वो सॉर्टेड है या फिर नहीं है, वो वही तो एक्चुअली चेक करना चाहते हैं। तो कैसे करना पड़ेगा, जो एरे है उसके पर्टिकुलर इंडेक्स को जैसे ही पॉइंट करेंगे मतलब उसके एलिमेंट को इंसर्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं, उनको प्रिंट कराना है। साथ पे थोड़ा सा एक फॉर्मेट दे दिया किस तरीके से वो एलिमेंट्स हमारे प्रिंट होने वाले हैं। लास्ट में हम एक न्यू लाइन भी प्रिंट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखते हैं एक्चुअल में हमारा एरे शॉर्ट होके प्रिंट हुआ या फिर नहीं। ओके 1 4 9 12 13 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ln यूज़ किया। अब आप प्रिंट यूज़ करोगे तो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही लाइन पे आएंगे। जावा सी और यहाँ पे जावा, तो सारे एलिमेंट्स आपके सॉर्ट होके क्या हो गए, प्रिंट हो गए 1 4 9 12 13। और पहले हमने कैसे इंसर्ट किए थे 12 1 9 4 23, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया आपने, इस सिंपल से मेथड को यूज़ किया और आपके एरे के एलिमेंट्स को आपने क्या कर लिया, सॉर्ट कर दिया। आप इसको जब आप हॉवर करते हो ना तो आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाता है क्या क्या चीज़ें हैं कि ये जो हमारी क्लास है एरेज, तो ये java.util.arrays पैकेज पे है। और इसके बारे में आपको ये पढ़ने को मिल रहा है कि दिस क्लास कंटेन्स वेरियस मेथड्स फॉर मैनिपुलेटिंग एरे सच एज सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। मतलब इस एरे क्लास का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, सर्चिंग, सॉर्टिंग। और दिस class also contains a static factory. This allows arrays to be viewed as a list. The method in this class all throws a null pointer exception if the specified array reference is null except where noted. ये बहुत सारी चीज़ें आप दे रखी है। तो ये चीज़ें एक्चुअली जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, आप इसको हॉवर करके जाया कर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा करो। इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज होगा। कोई चीज़ के बारे में आप सीखना है ना, तो इन डेप्थ अगर सीखना है तो इस तरीके से सीखना पड़ता है। और ये मान के चलो यार कि कोई चीज़ आपको अगर अच्छे से सीखना है ना, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क, बिना कंसिस्टेंसी के आज के समय में या कभी भी जीवन काल में कहीं पे भी कभी भी कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहता हूँ या फिर मैं अलग ही तरीके से अपनी चीज़ें सीखता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता, तो वो पागल बना रहे हो खुद को। थोड़े टाइम के लिए आपको सीख जाते हो और उस टाइम पे परफॉर्म कर देते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके अंदर वो आपके माइंड उतना शार्प हो गया, आपके माइंड के अंदर उतनी क्लैरिटी आ गई। नहीं आती है, तुरंत चीज़ें थोड़ी क्लियर होती हैं। जब तक आप उसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं करते थे ना, तब तक वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती हैं। इस वजह से कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, हमने इसके एरे के परफॉर्म करके देख लिया, एरे को इनिशियलाइज करके देख लिया, एरे के अंदर एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करके देख लिया, की एलिमेंट्स को फाइंड करके देख लिया, हमने एरे को सॉर्ट करके देख लिया और सर्चिंग वगैरह भी हमने परफॉर्म कर ली। ओके, अब बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भैया, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ओ माय गॉड। तो क्या तुम्हें डर लग रहा है इस चीज़ से? मुझे तो नहीं लग रहा। देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखना है कि एरे में एक्चुअली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। तो हम इसको साइड में ही देख लेते हैं, ठीक है, क्यों हम इतना दूर भागें। ओके, तो ये हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि एरे में एक्चुअली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडेक्स में स्टोर होते हैं और एरे के एलिमेंट्स एक कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से हम मान लिया कि जो हमारे पास एरे है, लेट्स सपोज आपके पास क्या है, ये एरे है, ठीक है। आप इसको क्यू या फिर वो चीज़ें ना मानने लगना, ये अभी मैं एक्चुअली ब्लॉक बना रहा हूँ ताकि एक कंटिग्यूअस तरीके से आपको एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करके दिखा सकूँ। ये एलिमेंट्स हैं आपके पास, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 10 15 20 और 30, ठीक है। ये हमारी क्या है एक्चुअली में, वैल्यूज़ हैं। मतलब ये सारी चीज़ें 5 10 15 20 30 ये क्या है, एरे के अंदर की वैल्यूज़ हैं। पर इनके अंदर भी एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या है, इतनी गंदी हैंड राइटिंग, ओ माय गॉड, चुल्लू अगर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मुझे। हाँ, इंडेक्स क्या है, स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 4। आपको पता है कि इस एरे का जो लेंथ है या साइज़ है वो क्या है, 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। आपको लेंथ फाइंड करना भी आता है, एरे डॉट लेंथ करके आप यूज़ निकाल सकते हो। और ये हमारा एरे दिया हुआ है, ए एरे है, ठीक है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, जो चीज़ें समझा रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करना। तो जो मेमोरी में जो हमारे डेटा स्टोर होता है वो कंटिग्यूअसली इंडेक्स वाइज, सबसे पहले आप 0 इंडेक्स पे एलिमेंट इंसर्ट होगा, फिर उसके जस्ट बाद एक दूसरा इंडेक्स आएगा 1 जिस पे आपका ये एलिमेंट इंसर्ट होगा,
फिर उसके बाद कंटिन्यूसली हम जा रहे हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करते हुए जा रहे हैं। फिर इंडेक्स नंबर 2 पे ये वैल्यू इंसर्ट होगी, फिर इंडेक्स नंबर 3 पे हमारी ये वैल्यू इंसर्ट होगी और इंडेक्स नंबर 4 पे हमारी ये वैल्यू इंसर्ट होगी। तो इस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स का। आप इसको ऐसा मान सकते हो कि आपके पास लेट सपोज आपके पास मतलब बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में आपने डिफरेंट सेक्शंस बना रखे हैं। लेट सपोज एक बॉक्स है जिसपे आपने 5 पार्ट्स बना रखे हैं, 5 अलग अलग पार्ट्स हैं। आप उन 5 अलग अलग पार्ट्स पे आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाके एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपने पार्ट 1 पे स्टोर किया, पार्ट 4 पे स्टोर किया, पार्ट 3 पे स्टोर किया, बाकी 2, 4 खाली है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। अब वहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि वो आपने जो आपके पास जो बॉक्स है ना, आपने उसको क्या किया, अब वो एक फिक्स्ड साइज बॉक्स है। एक बार आपने बना लिया तो आप ऐसा, हाँ, आप अगर रियल लाइफ में देखें तो आप चाहो तो उस बॉक्स का साइज़ बड़ा कर सकते हो, उस पर वेल्डिंग करा लो, एक नया डिब्बा ऐड कर लो, वो चीज़ें हो जाती हैं। बट एरे में क्या होता है, एक बार आपने एरे को डिक्लेयर कर दिया, उसका साइज़ डिफाइन कर दिया, दोबारा आप उसके साइज़ को रीडिफाइन नहीं कर सकते। साइज़ डिफाइन हो गया, एक बार क्रिएट हो गया एरे, तो बस डायनेमिकली आप एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप सारे एलिमेंट, जितना साइज़ एक बार हो गया बस वही साइज़ उसका मतलब जीवन काल तक वही रहने वाला है। और जितने एलिमेंट्स आप वहाँ पे इंसर्ट करोगे वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एलिमेंट इंसर्ट होने वाले हैं और एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे आपके एलिमेंट्स को इंसर्ट करने वाला है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो एरे का होता है वो इस तरीके से होता है। पर यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगे। वो ड्रॉबैक्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे, वो ड्रॉबैक्स हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं क्या एडवांटेज ऑफ एरेज और डिसएडवांटेज ऑफ एरे। इस पर आपको ड्रॉबैक समझ में आएंगे। तो एडवांटेज ऑफ एरे क्या है, एरे का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले क्या है कि एरे के अंदर हम कोई भी एलिमेंट को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली उसको हम O ऑफ 1 टाइम में फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको अगर 20 फाइंड करना है, मैं बोल दूंगा कि ए, मान लो आप थर्ड वाले इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप बोल दो कि A ऑफ 3, आपको तुरंत डायरेक्टली मिल जाएगा 20। तो मतलब कोई एलिमेंट को फाइंड करना इज़ वेरी इजी, डायरेक्टली कांस्टेंट टाइम में हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। और क्या है, एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। तो मतलब सबसे पहले सिंपल तो है ही है ना, क्योंकि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हो और एक कंटिन्यूअस फॉर्मेशन पे कर रहे हो। बस 1 बाय 1 आपको एलिमेंट्स को सेट कर देना। तो काफ़ी सिंपल है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। बस आपके पास एलिमेंट्स आ गए, आपने एक साइज डिफाइन है, सारी चीज़ें एकदम प्री डिफाइन करके आपके सामने पेश कर दी गई कि भाई ये एरे है, इसके अंदर आपको एलिमेंट्स को ऐसे ऐसे स्टोर करना है, बस काम खत्म। तो एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले एक तो उसके अंदर के एलिमेंट्स को इंसर्ट फाइंड करना, ट्रैवर्स करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हैं, आप 1 बाय 1 ईजिली कर सकते हो। दूसरा क्या है कि एरे काफ़ी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, ओके, काफ़ी फास्ट भी होता है क्योंकि इस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एक लिमिटेड आपको अगर एलिमेंट्स रखना है तो आप एरे का यूज़ करोगे और वहाँ पे आप काफ़ी एफिशिएंटली मेमोरी को मैनेज कर सकते हो। तो तीसरी चीज़ ये होगी, एफिशिएंटली आप मेमोरी को मैनेज कर सकते हो। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज ये हो गया कि जो एडवांटेज है उसी को हम रिवर्स करते हैं कि देखो, जब एरे का साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो भाई क्योंकि फिक्स्ड होता है इस वजह से यहाँ पे डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है, लेट्स सपोज भाई आज मेरे पास मान लो छोटा घर है, मुझे एक टाइम बाद मुझे एक बड़ा घर चाहिए। अब छोटा घर है, एक छोटी सी ज़मीन पे एक जगह पे बना हुआ है, उसका ज़मीन का साइज़ डिफाइंड है और मुझे एक रूल दे दिया गया कि भाई मैं एक इस बिल्डिंग के ऊपर नहीं बना सकता, बस मेरा घर इतने तक ही रहेगा। तो अगर मुझे बिगाड़ना है, बनाना है तो उसी में करना है। उसी को अगर मैं चाहूँ तो घर को तोड़ूँ और फिर एक नया घर वहीं पे बना लूँ, या फिर मैं उसके ऊपर नहीं बना सकता, ना मेरे पास एक्सपैंड करने के लिए जगह है। तो डिफ़िकल्टी होगी ना। सेम चीज़ें हो रही हैं एरे के साथ, जहाँ पे एक बार आपने एरे का साइज़ डिफाइन कर दिया, आप उसको डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज हो गया कि जब आपको अगर मान लो कि कभी भी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एरे के साइज़ को एक्सपैंड करना है या श्रिंक करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एरे का। इस वजह से एरे हम अगर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ों में अगर मतलब काफ़ी एफिशिएंटली चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को वहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे डेटा को हम मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटे अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए हम बेसिकली एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। बिग अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एरे की साइज़ को बार बार रीडिफाइन करना आसान नहीं होता, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो ये चीज़ एक डिसएडवांटेज हो गई। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया, ओके,
तो एक तो फिक्स साइज वाला हो गया, दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि हाँ कि लेट्स सपोज मुझे एरे के एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने में बड़ा मुश्किल है भाई। मान लो कि एरे का कोई बीच में एक एलिमेंट है, मान लो 15 है, तो अब ये क्या कह रहा है कि मान लो कि ये 15 है, ये बोल रहा है कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ये 5 छोड़ के चला जाता है। अब 5 छोड़ के अगर चला जाएगा, मतलब 15 छोड़ के अगर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो एरे के बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं, 5, 10, यहाँ पे खाली बन जाएगा 20 और 30। मतलब जो उसका खाली स्पेस है ना, वो ऑलवेज खाली स्पेस रहेगा जब तक मैं उस पर शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ। और शिफ्टिंग करने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, मुझे सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, फिर यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, और आखिर में देखूँगा कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे था वहाँ पे भी स्पेस खाली हो गया, तो वहाँ पे स्पेस अगर दोबारा इंसर्ट करना है तो वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर्डल्स हैं, काफ़ी मुसीबतें हैं, या कह दूँ कि काफ़ी झमेला है कि अगर कोई एलिमेंट 20 से उठ के चला जाता है, या फिर मुझे शिफ्टिंग करनी है या मॉडिफाई करना है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तो ये जो डिसएडवांटेज हैं, जो एडवांटेज में काउंट कर रहे हैं, उसी को अगर हम रिवर्स कर लें तो एक्चुअली में डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब आते हैं रियल वर्ड एनोलॉजी, हम रियल वर्ड में एरे को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास लॉकर्स हैं, ठीक है, मान लो कि बहुत सारे लॉकर्स हैं, हर लॉकर्स में डिफरेंट सेक्शंस हैं। आप पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके कोई चीज़ को स्टोर कर सकते हो। जैसे बैंक वगैरह में भी होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लॉकर्स हो रखे होते हैं, जिन लॉकर के अंदर भी बहुत मल्टीपल सेक्शन बना रखे होते हैं कंटिन्यूस, और उन हर लॉकर का एक नंबर होता है कि भाई मान लो कि ये पहले वाले का नंबर है 1 2 3 4, जो भी अपने हिसाब से 0 से लेके कुछ भी रख सकते हो, या कोई भी अपने सब जो भी नंबर वहाँ पे डिफाइन करना चाहते हो कर सकते हो। तो वहाँ पे एरे को, वहाँ पे एलिमेंट्स को एक सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस फॉर्मेशन पे वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स सपोज, हाँ छोड़ो ये चीज़ काम नहीं आएगी। हाँ, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में एरे को कैसे यूज़ करते हैं। बाकी एरे का यूज़ आप मतलब रियल लाइफ में देखो तो और भी काफ़ी जगह पे होता है, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेम तरह की चीज़ों को आप एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हो, और मतलब 1 बाई 1 एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन पे एक रो बना रहे हो, रो तरीके से इंसर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उसको रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पे एक्चुअली एरे के फॉर्म में उस चीज़ को एरे के फॉर्म में आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड एनालॉजी होगी। बाकी आपके दिमाग में और क्या आता है एरे के से रिलेटेड, कि या रियल वर्ल्ड से कैसे रिलेट कर सकते हो, वो चीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मुझे खुशी होगी कि आप इन चीज़ों को सही तरीके से सोच पा रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, और मेरे साथ मतलब काफ़ी बात करना चाहते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है। कंक्लूजन निकालते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं भाई, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया, एरे से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ओके, कंक्लूजन क्या है कि एक एरे जो है काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले मुझे समझ में आ गया कि एरे काफ़ी सिंपल है। मतलब स्टार्टिंग में एरे को अगर रखा गया है सीखने के लिए, तो कुछ सोच समझ के रखा गया है कि भाई एरे को स्टार्टिंग में सीखना काफ़ी आसान है, आप ईजिली एरे को सीख सकते हो। इस पे जो डेटा है, एक तरीके से देखा जाए तो एक फिक्स्ड साइज मेमोरी होती है, जिसके अंदर इंडेक्स वाइज सारे एलिमेंट्स स्टोर हो रहे होते हैं, जिस पे सर्चिंग करना, ट्रैवर्स करना, एलिमेंट्स को इंसर्ट करना, वो अगर डेटा हमारे पास कम डेटा है, छोटा डेटा है, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत सही तरीके से काम करती हैं और एरे को हम इजीली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर डेटा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, लैक्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ डेटा है, तो वहाँ पे एरे का यूज़ करने के लिए मत सोचना, क्योंकि वहाँ पे दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा और दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास दूसरे डेटा स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे तुम्हारा ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी, लिंक लिस्ट वगैरह। ठीक है, तो एरे एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसपे मेमोरी, मतलब एक तरीके से कंटिग्यूसली हमारे एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर हो रहे होते हैं, इंडेक्स वाइज स्टोर हो रहे होते हैं, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 से क्यों स्टार्ट होता है? एक्चुअली इंडेक्स को आप लेंथ मान सकते हो। ठीक है, कि पहले 0 का मतलब अभी यहाँ पे एलिमेंट आया, अभी वो उसकी लेंथ नहीं है कोई भी, अभी मेमोरी में एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, तो अब जब वो आगे बढ़ेगा तभी तो उसके बीच की डिस्टेंस कुछ मेज़र की जाएगी, इस वजह से 0 से स्टार्ट होता है। 0 फिर 1 2 3 करके ऐसे हम आगे मूव करते हुए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आई थिंक अब क्लैरिटी हो गई होगी कि एरे को हम
सिंपल, एक काफ़ी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, इसको कोई भी इनिशियली यूज़ कर सकता है। और स्टार्टिंग में हमने जो भी एरे से रिलेटेड चीज़ें थे, कॉन्सेप्ट थे, कैसे डिक्लेरेशन करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है, कैसे सर्चिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, की एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है, मेमोरी में किस तरीके से एरे के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, कैसे मेमोरी में सारी चीज़ें काम कर रहे होते हैं, कैसे लेंथ फाइंड करते हैं, कैसे सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में देख लिया। और ये बेसिक लेवल पे ये वीडियो आपको क्लियर कर दिया होगा इस वीडियो ने कि एक्चुअली में एरे होता क्या है, कैसी चीज़ें, सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। और ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि जब आपके पास डेटा कम है उस टाइम पे आपको एरे यूज़ करना है, लार्ज डेटा अमाउंट ऑफ डेटा पे आप एरे को इस टाइप से एरे के ऑपरेशंस को वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर कर ली है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से एरे के। अब इसका सेकेंड वीडियो आएगा जिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज पढ़ेंगे, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उस पर भी हम कुछ एल्गोरिदम्स देख रहे होंगे और काफ़ी नई नई चीज़ें हम एरे के बारे में एडवांस लेवल पे सीख रहे होंगे। तो बेसिक लेवल पे ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अब एडवांस लेवल पे इस पे और भी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सेकंड वीडियो देखना है, ठीक है। तो वो वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, जल्दी रिलीज़ करूँगा 1-2 दिन में। और इनको प्रैक्टिस करो, तब तक इनको थोड़ा सा रिवाइज़ करो चीज़ें। अगर एक बार अच्छे से क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हो, जैसे मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, तो वैसे ही आप वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हो। और अगर मान लो कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस हैं, टाइम इतना नहीं है, तो आप उसको थोड़ा स्पीड अप करके देख लेना, 1.5 या 2x करके देख लेना, जिस हिसाब से आप समझ सको। बाकी इस पर जितनी भी क्लैरिटी हो सकती थी, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं बेसिक लेवल पे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आगे और एडवांस चीज़ें भी होती हैं, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपसे बेसिक लेवल पे अगर कुछ भी आपका अभी भी कोई डाउट है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उन सब चीज़ों का मैं रिप्लाई करूंगा। या फिर उससे रिलेटेड अगर मुझे समझ में आया कोई वीडियो बना सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो और 100 डेज डीएसए चैलेंज को अगर एक्सेप्ट ना किया हो, हाँ अभी अगर आपने बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया तो अभी आप मत करो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मीडियम और थोड़ा सा उस टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये कर लो, जब एरे वाली चीज़ें क्लियर हो जाए तो एरे के वहाँ से क्वेश्चन उठा लेना, फिर स्ट्रिंग वाले क्लियर हो जाए तो स्ट्रिंग के क्वेश्चन उठा लेना। वैसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपके लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, वो आप चेकआउट कर लेना। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कंटेंट है जो कि आपके फ़ायदे के हिसाब से और जो जेन्यून चीज़ें एक्चुअल में मैटर करती हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपकी सही तरीके से हेल्प हो सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको एक सही गाइडेंस मिले। क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, बहुत सारा कंटेंट है, पर मोस्टली लोग मिसलीड करने की कोशिश करते हैं और आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो मकसद है यही है इस चैनल में कि मैं आपको जेन्यून चीज़ें प्रोवाइड करूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सही तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको, एक सही डायरेक्शन पे मूव ऑन कर सको, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, एक छोटा सा सही पर कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, या जो भी सीखना चाहता है इन चीज़ों को तो उसके साथ शेयर करना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।